Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों today we are going to move towards the third part of the conquest of Bengal. Conquest of Bengal खत्म होने से पहले अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ कवर अप कर ली थी कि बैटल ऑफ प्लासी जो है इट वाज मोर लाइक अ स्कर्मिश, इट वाज नॉट इवन अ बैटल. एंड बैटल ऑफ प्लासी में हम लोगों ने देखा भी था कि कैसे रिच बैंकर्स ऑफ द बंगाल अल्टीमेटली सोल्ड ऑफ नवाब. अब यही बैटल ऑफ प्लासी का जो रिजल्ट है वो फाइनल होने वाला था बैटल ऑफ बक्सार में. एंड बैटल ऑफ बक्सार एंड देयर आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, दिस विल बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन that we are going to cover up today. बट बैटल ऑफ प्लासी के बाद भी हम लोगों ने देखा था कि कैसे मीर जाफर की पोजीशन है काफ़ी प्रिकैरियस बनी. द ट्रेचरी दैट ही हैड कमिटेड अल्टीमेटली वाज गोइंग टू बैकफायर ऑन हिम, एंड हुआ भी वही. मीर जाफर जैसे ही नया बंगाल का नवाब बनने के बाद उसकी आर्मी जो है वो उसके हाथ में नहीं रही. इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट रीजन थे. सबसे पहले आर्मी डिड नॉट लाइक वॉट एवर दे वर मेड टू डू ऑन द बैटल फील्ड ऑफ द प्लासी. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ बंगाल से चालू हुई बैटल ऑफ प्लासी के बाद, उसके वजह से जो सैलरी पेमेंट आर्मी को जाता था उसमें भी हम लोग को डिले दिखाई दिया है. तो अगर आपके एम्पायर में अगर आपकी आर्मी ही आपके साथ नहीं है देन ऑब्वियसली यू आर इन अ वेरी प्रिकैरियस पोजीशन. सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मीर जाफर के लिए जो हुआ, इट वाज बेसिकली राइवल क्लेमेंट इन द सेंस दैट कि रिच बैंकर्स ऑफ द बंगाल एज वेल एज इंपॉर्टेंट कोर्टियर, ये सभी ब्रिटिशर्स के साथ में हाथ मिला के पहले से ही बैठे हुए थे. एंड दैट्स व्हाई नवाब की जो पोजीशन है पहले से ही वीक रही है इन द कोर्ट. एंड यही रिच बैंकर्स ऑफ द बंगाल एंड देयर आफ्टर सर्टन यू कैन से दैट लोकल लेवल के ऑफिशियल दे स्टार्टेड टू डिफाई द अथॉरिटी ऑफ द नवाब. तो आपका जो कोर्ट है एंड आपका एडमिनिस्ट्रेशन वो भी आपके हाथों के बाहर चला गया और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे थे. वाई? बिकॉज इफ यू हैड डन एनीथिंग देन ऑब्वियसली फिर क्या होता, ये जो लोग हैं ये जाके ब्रिटिशर्स से हाथ मिला लेते, एंड ब्रिटिशर्स से हाथ मिलाने के बाद यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू गो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. एंड दैट ब्रिंग्स ब्रिटिशर्स इन टू द पिक्चर कि आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्यों नहीं जा पा रहे हो. बिकॉज ये सारे एंटी नवाब एलिमेंट जो है, मीर जाफर के अगेंस्ट वाले एलिमेंट, इनसे नवाब को प्रोटेक्शन करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना 6000 का एक कंटिंजेंट जो है मुर्शिदाबाद में दैट इज कैपिटल में रखा हुआ था. एंड कंसिडरिंग दिस एंटायर सिनेरियो, बैटल ऑफ प्लासी के बाद धीरे धीरे बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब वो कंपनी के सामने झुकना चालू हुआ. एंड कंपनी ने प्लासी का प्लंडर जो है वो चालू किया. प्लासी प्लंडर इन द सेंस दैट कि मनी दैट वाज लूटेड फ्रॉम बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी. एंड इसका जो हम लोगों ने ग्रेविटी है वो पहले ही देखा था कि जो ट्रीटी साइन हुई थी बिफोर बैटल ऑफ प्लासी दैट इटसेल्फ प्रॉमिस कि कंपनी को ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपया प्लस 1,80,000 रुपीज एन्युअली जो है वो नवाब की तरफ से जाएंगे ही जाएंगे. एंड दिस इज द बेयर मिनिमम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. इसके बाद भी कंपनी ने रिपीटेटिव डिमांड बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन के पास करके रखी है, एंड वहां से पैसा निकालने का काम जो है कंपनी ने किया था. एंड यही सारी चीज़ों से तंग आके अल्टीमेटली मीर जाफर ही स्टार्टेड टू कॉन्टैक्ट राइवल कंपनीज, जिसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम हमको दिखाई देता है. अनफॉर्चुनेटली दे गॉट डिफीटेड एट बैटल ऑफ बेदारा, चिंसुरा या फिर बैटल ऑफ हुगली. ये तीनों एक ही जगह है. एज आई टोल्ड यू कि मल्टीपल स्कर्मिशेस ये 3 जगह पे ब्रिटिश एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी में हुई. इसके लिए इसको बैटल ऑफ बेदारा भी बोला जाता है, चिंसुरा भी बोला जाता है या फिर हुगली भी बोला जाता है. एंड फिर ये बैटल होने के बाद अल्टीमेटली इट वॉज फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर मीर जाफर. मीर जाफर निकलने ही वाला था, बट मीर जाफर को निकालने से पहले कंपनी नीडेड अ प्रॉपर पर्सन टू टेक केयर ऑफ द बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ प्रॉपर पपेट ऑल्सो. फॉर दैट पर्पज मीर कासिम वॉज कॉन्टैक्टेड. मीर कासिम जो सन इन लॉ था मीर जाफर का, एंड मीर कासिम वंस ही वॉज कॉन्टैक्टेड देन उसने कंपनी के साथ एक ट्रीटी पहले ही साइन करके रखी थी. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कैलकाटा का जो सेटलमेंट है फोर्ट विलियम, ये फोर्ट विलियम का चेयरपर्सन और गवर्नर उस टाइम पे था हेनरी वेंसिटाट एंड देयर आफ्टर मीर कासिम. इन दोनों के बीच में अल्टीमेटली एक ट्रीटी हुई. एंड फिर ये जो ट्रीटी है वेंसिटाट एंड देयर आफ्टर मीर कासिम के बीच में हुई, इसमें सर्टन प्रोविजंस वर डिसाइडेड. जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजन था कि नवाब जो मीर कासिम अब नया बनने वाला था, ही वॉज गोइंग टू सीड सर्टन टेरिटरी टू कंपनी को ये टेरिटरी में इंटरेस्ट था. क्यों? बिकॉज ये सारी टेरिटरी जो है तो उसके आजू बाजू वाला एरिया जो है वहाँ पे कंपनी को अपनी ट्रेड मोनोपोली बनानी थी. तो ऑब्वियसली ये टेरिटरी जैसे ही कंपनी के अंडर आ जाती, यहाँ पे कंपनी अपनी सेटलमेंट बनाती. सेटलमेंट में गोमास्थास का मतलब हायर्ड एजेंट होता है, उनको अपॉइंट करती. एंड फिर वहाँ से अल्टीमेटली कंपनी जो है आजू बाजू वाला एरिया मोनोपोलाइज करना चालू कर देती. देयर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो था दैट वॉज शेयर इन ट्रेड. चूना ट्रेड एट दैट टाइम वॉज क्वाइट ल्यूक्रेटिव ट्रेड. चूना मतलब चूना, जो पान को लगाने के बाद जो आपको चूना मिलता है, इट इज़ बेसिकली लाइम के 2 यूज़ होते हैं. एक तो इसको खाया भी जाता है, जैसे पान में आप चूना लगाओगे, एंड लाइम का एक दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है एज एन अधियरिंग मटेरियल, एज एन मोर्टार.
जैसे आज के टाइम पे सीमेंट यूज होता है, पुराने ज़माने में चूना यूज किया जाता था टू अधियर द सब्जेक्ट, टू अधियर द आइटम्स फॉर एग्जाम्पल। तो शेयर इन ट्रेड जो है वो भी बंगाल को चाहिए था, कंपनी को चाहिए था फ्रॉम नवाब ऑफ बंगाल। देयर आफ्टर फिर फाइनेंसिंग कंपनीज वॉर एफर्ट, फाइनेंसिंग ऑफ द कंपनीज वॉर एफर्ट में मीर कासिम प्रॉमिस कि भाई फ्रेंच के साथ आपका साउथ इंडिया में जो बैटल चल रहा है उसके लिए मैं 5 लाख का हेल्प जो आपको कर लूंगा। तो ये एक नया सम जो है कंपनी के पास आ जाता, एंड दिस सम वाज रिक्वायर्ड टू द कंपनी एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। इफ यू रिमेंबर ये 1760 वाली कंडीशन है, एंड 1760 में कंपनी का जो फ्रेंच के साथ वॉरफेयर है साउथ में चल ही रहा था। बैटल ऑफ वेंडिवॉस अल्टीमेटली 1760 में ही हुआ था। देयर आफ्टर फिर म्यूचुअल फ्रेंडशिप, दिस वॉज अ कॉमन थिंग कि कंपनीज एनिमी आर मीर कासिम्स एनिमी, मीर कासिम्स एनिमी आर कंपनीज एनिमी। तो एक दूसरे को हेल्प करने का जो वादा है, प्रॉमिस है, ये भी इन्होंने किया। एंड अल्टीमेटली लास्ट वन जो है कि अगर कंपनी का कोई भी बंदा मीर कासिम के टेरिटरी में आके रहना चाहता तो रह सकता है, मीर कासिम की टेरिटरी का कोई भी बंदा अगर कंपनी के एरिया में जाके रहना है तो रह सकता है। तो फ्री फ्लो ऑफ द पीपल इन बिटवीन कंपनीज टेरिटरी एंड मीर कासिम्स टेरिटरी ये भी सिक्योर किया गया था। एंड आफ्टर साइनिंग दिस ट्रीटी कंपनी ने फिर मीर जाफर को रिप्लेस कर दिया, एंड मीर जाफर के जगह उसका जो सन इन लॉ है दैट इज मीर कासिम जो उसको लाके रख दिया। एंड मीर कासिम एज आई टोल्ड यू वाज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। एबल एडमिनिस्ट्रेटर मतलब इट वाज अलीवर्दी खान, जिसमें वो विजन था, जिसमें वो अकल थी टू अंडरस्टैंड व्हाट कंपनी इज एग्जैक्टली डूइंग। इनफैक्ट अलीवर्दी खान का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी है कि एज सून एज आई एम डेथ and Siraj takes over the administration, the headsmen are going to possess my entire empire। तो मतलब हेड्समैन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, एंड ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेरा सारा एम्पायर जो है वो खा जाएगा। ये अलीवर्दी खान को अपने डेथ बेड पे ही पता था, एंड उसका रीजन भी अलीवर्दी खान ने बता के रखा था कि इन लोगों के साथ कोई भी इंडिया की पावर जो है लैंड बेस्ड युद्ध तो खेल सकती है, बट व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट समुंदर, ओपन ओशियन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्राइमरी पावर हमेशा से ओशियन पावर रही है, एंड जब आपके पास ओशियन पावर है यू कैन नॉट डिफीट योर एनिमी इन इट्स एंटायरिटी। अगर वो हारने की पोजीशन पे आए तो अपने समुद्री जहाज में बैठ के दूर समुद्र में चले जाते थे, कंसोलिडेट करते थे, यूरोप से एक एक्स्ट्रा कंटिजेंट, एक्स्ट्रा रिसोर्सेस मंगाते थे, एंड वापस आके आप पे अटैक करेंगे। एंड इन दैट कैपेसिटी इट बिकम्स वेरी मच डिफिकल्ट फॉर द इंडियन पावर टू डिफीट दिस समुद्री या फिर ओशियन बेस्ड पावर। अनफॉर्चुनेटली इंडियन रूलर्स को, सारे ही इंडियन रूलर्स को अब ये चीज़ धीरे धीरे पता चलने वाली थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दुश्मनी मोड़ लेना मतलब एम्पायर से हाथ गंवा लेना। बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी को आप लैंड पे तो हरा लोगे, बट कंपनी को आप समुंदर में कैसे हराओगे, एंड दैट वाज द एस्पेक्ट। बट इन एनी केस अलीवर्दी खान के बाद मीर कासिम जो है ही ऑल्सो रियलाइज द प्रॉब्लम विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी विद इन बंगाल, एंड दैट्स द मीर कासिम ने धीरे धीरे करके वी कैन सी ये जो कंपनी के साथ का जो अपना रिलेशन जो है वो बैक ट्रैक करना चालू किया, इसको तोड़ना चालू किया। फॉर दैट पर्पज सबसे पहले उसने रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किया, एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी कंपनी के इंपॉर्टेंट एजेंट थे जो नवाब के कोर्ट में बैठे हुए थे, इनको पहले कोर्ट से निकालने का काम जो उसने चालू किया। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्मी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्मी भी काफ़ी सिग्निफिकेंट था। अब ये वाला एस्पेक्ट जो है हम लोगों ने मीडिएवल इंडिया के एनसीईआरटी के लेक्चर में ही देखा था कि निग्लेक्ट ऑफ द आर्मी जो है ये हमेशा से इंडिया के फोर्सेस में हम लोग को दिखाई दिया है। इनफैक्ट इंडिया की फोर्सेस ब्रेवरी बेस्ड फोर्सेस होती है, बट ब्रेवरी बैटलफील्ड पे आपके कोई काम की नहीं है, बिकॉज ब्रेवरी से ज़्यादा आपके जो इक्विपमेंट है, कौन से इक्विपमेंट आप ले रहे हो, क्या स्ट्रैटेजी लेके आ रहे हो, ये मैटर करता है। ये सेम चीज़ हम लोगों को बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट उसमें भी दिखी थी, बैटल ऑफ तराई जो हुआ था सेकेंड उसमें भी दिखी थी। तो इन दैट कैपेसिटी मॉडर्नाइजेशन इज रिक्वायर्ड, मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड, एंड यही मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए उसने क्या कर लिया था कि एक नई फैक्ट्री बनाई थी मोंगीर में, एंड ये मोंगीर वाली जो फैक्ट्री है यहाँ पे उसने कैनन्स एज वेल एज फिर फायरलॉक मस्केट राइफल जो बनाने चालू कर दिए। देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन सप्रेशन ऑफ द रिबेलियन, ये भी उसने करके रखा था कि सप्रेशन ऑफ द रिबेलियन इन द सेंस दैट कि अल्टीमेटली जितने भी इंपॉर्टेंट रिबेलियन थे जमींदार के या फिर एंटी स्टेट एंटी नवाब वाले, वो उसने खुद पर्सनली जाके जो है सॉर्ट आउट करने, उसको खत्म करना जो है वो भी चालू किया था। एंड देयर आफ्टर फिर ओवरहॉलिंग ऑफ द फाइनेंसेस, तो जितने भी करप्ट ऑफिसर थे पहले के सिराजुद्दौला एंड मीर जाफर के टाइम पे, उनको निकाल के इसने अपने लॉयलिस्ट नॉन करप्ट ऑफिसर है वो भर दिया। एंड अल्टीमेटली इन ऑर्डर टू डू अवे विद द कंपनी
जो कंपनी का हैवी प्रेजेंस था मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ द बंगाल ऑफ नवाब, उसने अपनी कैपिटल भी शिफ्ट कर ली कहाँ पे, तो मोंगीर में। तो के शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल जो है उसकी वजह से हुआ क्या, कंपनी का जो होल्ड था मुर्शिदाबाद के ऊपर, कंपनी के एजेंट ये पूरे सिटी में जो है दे हैड स्प्रैंग्ड अप एंड सारा इंटेलिजेंस कंपनी को पहुंचाने का काम करते थे। सिंस न्यू कैपिटल वाज क्रिएटेड, वहां पे कंपनी का प्रेजेंस इतना ज़्यादा नहीं था, एंड नवाब ने जो भी कंपनी से एफिलिएटेड लोग थे उसको मुर्शिदाबाद में ही रुकवाया, खुद उड़ के जो है मोंगीर के साइड में चला गया। तो ये सारे मेजर करने की वजह से हुआ क्या, कंपनी का होल्ड जो है वो धीरे धीरे नवाब के ऊपर से कम होना चालू हुआ। एंड ऑन दी अदर हैंड नवाब मीर कासिम वाज आल्सो प्रेसिंग कंपनी कि भाई हमारे बीच में या फिर मीर जाफर और आपके बीच में जो भी ट्रीटी हुई है उसमें हमने ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दे के रखे हैं कंपनी को, बट कंपनी का ऑफिशियल जो उसको मिसयूज कर रहे हैं एंड उससे फंड जो है वो मिसअप्रोप्रिएशन हो रहा है, करप्शन हो रहा है। जो हमने पहले ही देख लिया था कि कैसे ये दस्तक जो है प्राइवेट यूज के लिए भी कंपनी का ऑफिशियल यूज करते थे एंड नॉन ब्रिटिश लोगों को ये बेचा भी करते थे। तो ये वाले एस्पेक्ट पहले बंद करो, एंड ये वाले एस्पेक्ट जब बंद नहीं हुए तब बेसिकली फिर मीर कासिम ने एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो उसके जिंदगी का लिया, दैट इज एबॉलिशमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ द ट्रेड ड्यूटी अक्रॉस बंगाल। एंड ये वाला जो स्ट्रोक है या फिर ये वाला जो मेजर है मीर कासिम ने लिया हुआ, इट वो यूज टू बी कंसिडर्ड एज अ मास्टर स्ट्रोक, बिकॉज जैसे हमने देखा था कि बंगाल एक बड़ी सिटी है एंड आफ्टर उसमें एक गेट है जहां से एंट्री एज वेल एज एग्जिट होता है, एंड यहाँ पे 10% का ड्यूटी अगर बंगाल का नवाब अगर मांग रहा है तो 10% का ड्यूटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पड़ ही नहीं रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास राइट टू इशू दस्तक थे एंड दैट्स व्हाई दे वर नॉट लायबल टू पे दिस ड्यूटी। तो ये जो नॉन ब्रिटिश ट्रेडर जो हुआ करते थे उनके ऊपर ये ड्यूटी पड़ती थी, बट इसकी वजह से हुआ क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्चुअल मोनोपोली बंगाल के ट्रेड के ऊपर आ गई थी। जैसे ये 10% का ट्रेड जो है वो हट गया, कंपनी का दस्तक जो है वो किसी काम का ही नहीं बचा। मतलब वो दस्तक पहले इंडियन ट्रेडर क्यों खरीदता था, बिकॉज उसको भी ट्रेड ड्यूटी नहीं भरनी थी। ये दस्तक जो है वो कंपनी के ऑफिसर्स इतना अपने पास क्यों रखते थे, बिकॉज उनका माल जो है वो ड्यूटी फ्री एंटर होता था बंगाल के अंदर, जिसकी वजह से उनके माल का वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाता था। जैसे ये 10% का ड्यूटी अबॉलिश हो गया, ये अबॉलिश होने के बाद वी कैन क्लियरली सी अब नवाब जो है उसने क्या कर लिया, सारे ही ट्रेडर जो उनको इक्वल फुटिंग के ऊपर ला के रख दिया। एंड जैसे ये दोनों इक्वल फुटिंग के ऊपर आ गए तो मतलब कंपनी की जो मोनोपोली एस्टैब्लिश हो रही थी बंगाल के ट्रेड के ऊपर, अब वो खत्म हो रही थी। एंड दैट्स फटाक से कंपनी जो है दे स्टार्टेड टू बिकम एग्रेसिव। एंड ये एग्रेशन में पहले 1763 में ऑलमोस्ट 3 या 4 वॉरफेयर हुए। ये 1763 में जो लोकल वॉरफेयर हुए उसमें मीर कासिम जो है वो हार गया। एंड मीर कासिम जैसे ही हार गया, मीर कासिम रैन अवे, एंड रैन अवे होने के बाद ही रीच टू अवध। एंड अवध में इस टाइम पे अवध का जो नवाब है दैट इज शुजाउद्दौला, एंड देयर आफ्टर इवन मुगल एम्पेरर जो है एम्पेरर शाह आलम, एंड शाह आलम के साथ साथ फिर अल्टीमेटली मीर कासिम हिमसेल्फ, ये तीनों जो है उन्होंने कॉन्फेडरेसी बना लिया एंड दे स्टार्टेड और दे डिसाइडेड कि अब हम लोगों को जाके जो है बंगाल के ऊपर मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अटैक जो है वो करना है। एंड दैट इज ऑफ बैटल ऑफ बक्सार जो है इसकी बिगिनिंग हम लोगों को दिखाई देती है। तो बैटल ऑफ बक्सार जो है अगेन कंपनी के मिस्टेक्स के वजह से हुआ वी कैन से, और वी कैन ऑल्सो क्लेम कि मीर कासिम जो है सिंस ही वांटेड टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंपनी ऑन बंगाल, उसके वजह से हुआ सारा का सारा बैटल है। बट ये बैटल में ये 3 पार्टीज जो है शुजाउद्दौला, देयर आफ्टर मीर कासिम एंड देयर आफ्टर इवन वी कैन टॉक अबाउट एम्पेरर शाह आलम, इन लोगों का अपने अपना रीजन था पूरे के पूरे वॉरफेयर में उतरने का। एंड फिर ये रीजन जो है दैट वाज नॉट कंड्यूसिव टू द इंडिया। हर एक सेक्शन जो है यहाँ का ये अपने हिसाब से अपने बेनिफिट अपने फायदे के लिए वॉरफेयर में उतरा हुआ सेक्शन था। मीर कासिम को अपना बंगाल वापस चाहिए था। एम्पेरर शाह आलम जो है एट दैट टाइम ही वाज अ वेरी सॉरी फिगर। इनके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि बाय 1760 व्हेन ही हैड अराइव्ड इनटू बंगाल वाला एरिया, अवध वाला एरिया, तो एट दैट टाइम उसके पास ना अपनी टेरिटरी थी ना अपनी आर्मी थी। एंड दैट्स व्हाई फिर शुजाउद्दौला जो बोला वो एम्पेरर को करना पड़ा। एंड एम्पेरर वाज ऑलवेज इन द डिलेमा कि वेदर टू एंटर इनटू द वॉरफेयर और नॉट टू एंटर इनटू द वॉरफेयर। अल्टीमेटली शुजाउद्दौला की वजह से एम्पेरर को वॉरफेयर में उतरना पड़ा, एंड दैट प्रूव्ड आउट टू बी वेरी मच कॉस्टली नॉट ओनली फॉर द एम्पेरर बट ऑल्सो फॉर द एंटायर मुगल एम्पायर इन आवर कंट्री, बिकॉज एम्पेरर हारने वाला था एंड हारने के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी साइन होने ही वाली थी। एंड देयर आफ्टर फिर शुजाउद्दौला बाय दिस पीरियड ऑफ टाइम हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ as the main entity of the entire Islamic people within our country.
यही शुजाउद्दौला जो है जिसने बेसिकली ये 1761 जस्ट 2-3 साल पहले बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसके ऊपर लेटर ऑन मराठास में जाएंगे तब देखेंगे। तो मराठास को हराने के लिए अहमद शाह अब्दाली को भी सपोर्ट देके रखा था। एंड देयर आफ्टर यही शुजाउद्दौला जो है ही वाज सिंस हार्डलाइनर सुन्नी इस्लामिस्ट पर्सन, देन इन ऑर्डर टू प्रोक्लेम हिमसेल्फ सुपीरियर पोजीशन या फिर इन ऑर्डर टू प्रोक्लेम हिमसेल्फ सुपीरियर पर्सन, ये बंदे ने अल्टीमेटली बंगाल के ऊपर इन्वेजन करने का डिसाइड कर लिया। बिकॉज सिंस इट वाज अ क्रिश्चियन एम्पायर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये लोग इस्लाम थे, तो वो रिलीजियस एंगल को लेके ये जो शुजाउद्दौला जो वॉरफेयर में उतरना चालू कर दिया। तो ये जो रीजन थे तीनों के, ये अपने अपने रीजन थे, यानी अपने अपने रीजन के वजह से एट द बैटल फील्ड इन लोगों में कोई भी हम लोगों को जो है बेसिकली कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाई देता है। एंड कोऑर्डिनेशन जैसे ही नहीं दिखाई देता है तो इट मीन सारा का सारा गड़बड़ जो है बैटल फील्ड पे होने ही वाला था। तो 1763 में अल्टीमेटली मीर जाफर जो है ही वॉज ब्रॉड बैक एंड मीर जाफर को वापस से बंगाल का नवाब बनाया गया। एंड मीर जाफर के बारे में भी बेसिकली बहुत ही यू कैन से दैट पिटिएबल पोजीशन इसकी हो गई थी कि आफ्टर द कोलैप्स ऑफ हिज एम्पायर 1759 में मीर जाफर जो है ही कट आउट टू बी अ वेरी सॉरी फिगर। इसके बाद में कंपनी ने 1763 में जब इसको वापस ढूंढना चालू किया तो कंपनी रियलाइज कि भाई सिर्फ 1 बेडरूम के अपार्टमेंट में मीर जाफर रह रहा है, कहाँ पे, तो मुर्शिदाबाद में। तो इसको ढूंढा गया एंड ढूंढने के बाद इसको वापस से नवाब बनाया गया। नाउ मीर जाफर जब वापस से नवाब बना देन ऑब्वियसली उसकी पूरी की पूरी पोजीशन अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर थी एंड दैट्स व्हाई ही चूज टू रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फाइनली मीर जाफर डाइड इन 1765 एंड जब वो मरा देन उसके बाद में उसका जो बेटा है ही बिकेम द न्यू नवाब। So this is something just for the brief background and that brings us to the Battle of Buxar जो ultimately 1764 में हुआ। Now Battle of Buxar में as I had told you कि मीर कासिम जो है ये ट्रांजिट ड्यूटी के इशू के ऊपर पहले कंपनी से उलझ पड़ा, कंपनी से लोकल लेवल के वॉरफेयर खेले एंड वॉरफेयर में जब ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये उल्टे पाव भाग गया इन द सेंस दैट कि ये भाग के अल्टीमेटली कहाँ पे आ गया, अवध में आ गया। एंड अवध में आने के बाद इसने जो कॉन्फेडरेसी जो है वो बनाई एंड ये कॉन्फेडरेसी जो है उन्होंने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि नाउ इनफ इज इनफ एंड वी आर गोइंग टू अटैक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। तो इन्होंने एक्चुअल में अटैक जो है वो मुर्शिदाबाद के ऊपर करने की सोची थी एंड मुर्शिदाबाद के ऊपर ही अटैक हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली मुर्शिदाबाद जो है ये उस टाइम पे हैवीली डिफेंडेड सिटी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी से डिफेंडेड सिटी थी। तो दैट्स व्हाई मुर्शिदाबाद ये हरा नहीं पाए। तो मुर्शिदाबाद से रिट्रीट जब ये कर रहे थे वापस से अवध की तरफ, तब रास्ते में बेसिकली आता है बक्सार। बक्सार में एक फोर्ट है एंड ये बक्सार का फोर्ट जो है वहां पे एक डिफेंसिव सेटलमेंट लगा के रखा था हेक्टर मुनरो ने। तो हेक्टर मुनरो वाज बेसिकली द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी एट दैट पीरियड ऑफ टाइम एंड हेक्टर मुनरो ने ये बक्सार के अराउंड जो है ये जो कंबाइंड आर्मी है मुगल एम्पेरर, मीर कासिम एंड शुजाउद्दौला उसको ट्रैप कर दिया एंड दैट्स द बैटल ऑफ बक्सार बिकम क्वाइट सिग्निफिकेंट। इवन दो दिस एंटायर वॉरफेयर जो है वो एक्चुअल में मुर्शिदाबाद में खेला गया वॉरफेयर था, जहां पे ये तीनों पावर जो है दे हैड ऑलरेडी रियलाइज कि दे आर ऑफ नो मैच टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब ये रिट्रीट कर रहे थे वापस से बंगाल की तरफ, तब जाके ये बक्सार के अराउंड जो पूरा का पूरा वॉरफेयर होता हुआ हम लोग को दिखाई दिया है। एंड अनफॉर्चुनेटली बैटल ऑफ बक्सार जो है, ये बैटल ऑफ बक्सार में तीनों फोर्सेस जो है वो टिक नहीं पाए, बिकॉज फोर्ट है उसके आजू बाजू में बेसिकली जो है रिवर जाती है एंड फिर ये रिवर के ऊपर बना हुआ पूरा का पूरा फोर्ट है। तो इन लोगों ने क्या किया था, दैट इज बेसिकली ट्राइपार्टाइट लोगों ने, कॉन्फेडरेसी ने, दैट इज नवाब, देयर आफ्टर एम्पेरर एंड देयर आफ्टर मीर कासिम। तो ये जो तीनों जो है उन्होंने बेसिकली इसके ऊपर ब्रिजेस बना के रखे थे एंड ब्रिजेस बना के बेसिकली इन्होंने फोर्ट को बिसीज किया था। एंड बिसीज करने के बाद 3 एंटिटीज थी टोटल, एक साइड में आपका मीर कासिम, एक साइड में एम्पेरर एंड देयर आफ्टर सबसे रियर साइड में जो है हम लोगों को दिखाई देता है दैट इज नवाब शुजाउद्दौला। अल्टीमेटली ये बैटल फील्ड में ये जो पूरा का पूरा फोर्ट है उसका गेट खोल के हेक्टर मुनरो खुद बाहर पड़ा एंड हेक्टर मुनरो गेव अ डैश टू द एंटायर कंटिंजेंट ऑफ द नवाब शुजाउद्दौला। नवाब शुजाउद्दौला के ऊपर जैसे ही पूरी की पूरी माइट पड़ी ब्रिटिशर्स की, नवाब उल्टे पाव भाग निकला एंड भाग निकलने के चक्कर में अल्टीमेटली इसने जो ब्रिजेस थे वो भी सारे के सारे जला दिए ताकि कंपनी उसका पीछा ना करे। बट इट प्रूव्ड आउट टू बी अ वेरी फुलिश मेजर, बिकॉज ये ब्रिजेस जैसे ही अपने बर्न किए तो उसका मतलब आपने एम्पेरर एंड देयर आफ्टर मीर कासिम को उसी साइड में छोड़ दिया, आप नदी के इस साइड में आ चुके हैं एंड अल्टीमेटली आप जो है वापस से उनके हेल्प के लिए जा भी नहीं पाओगे। एंड इन दैट कैपेसिटी नवाब शुजाउद्दौला हैड नो अदर ऑप्शन बट टू रिटर्न बैक टू हिज कैपिटल दैट इज इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में अल्टीमेटली नवाब भाग निकला। कंपनी के जो आर्म फोर्सेस थे, आर्मी थी अंडर हेक्टर मुनरो,
उन्होंने अल्टीमेटली फिर मीर कासिम एंड आफ्टर एम्पेयर शाह आलम दोनों को कैप्चर कर लिया एंड ये दोनों को अल्टीमेटली लेके ये लोग इलाहाबाद पहुंचे, जहां पे शुजाउद्दौला जो है ही वॉज रेडी टू सरेंडर एंड इवन शुजाउद्दौला अल्टीमेटली हैड टू सरेंडर एंड दैट्स व्हाई 1765 में अल्टीमेटली फिर हम लोगों को दो ट्रीटीज दिखाई देती है, दैट इज बैटल ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद शुजाउद्दौला एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद एम्पेयर शाह आलम। तो अब ये दोनों ट्रीटीज जो इसके बारे में भी देखेंगे, और उसके पहले थोड़ा बहुत फैक्चुअल डिटेल जो है इसका भी आपको याद जो है वो रखना है। तो सबसे पहले एंड फॉर्मल जो है कि अगर हम लोग ये कोर्स ऑफ वॉर देखें तो कोर्स ऑफ वॉर में हम लोगों को एक्चुअल में बैटल होते हुए दिखाई दिया है। अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं बैटल ऑफ प्लासी से, तो बैटल ऑफ प्लासी में ऑन द ग्राउंड फील्ड हम लोग को ऐसा कोई बैटल होता हुआ दिखाई ही नहीं दिया है, एक्सेप्ट फॉर मीर मदान की फोर्सेस विच हैड फॉट अगेंस्ट द ट्रेचरस मीर जाफर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके अलावा कोई भी ऐसा बैटल हमको दिखाई ही नहीं दिया है। जबकि बैटल ऑफ बक्सार में हम लोगों को प्रॉपर बैटल दिखाई दिया है, जहाँ पे इन्वेडिंग आर्मी, यहाँ पे इन्वेडिंग आर्मी मतलब एम्पेयर शाह आलम, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला एंड मीर कासिम, ये तीनों की आर्मी ने बक्सार के ऊपर जो है वो डैश दिया, बट इट वॉज नॉट अ बक्सार के ऊपर दिया हुआ डैश या फिर वॉरफेयर, इट वॉज एक्चुअली मुर्शिदाबाद के ऊपर दिया हुआ डैश। एंड वहाँ पे ये लोग पहले ही इनको मुँह की खानी पड़ी थी, they were retreating and in that capacity ultimately they got trapped across बक्सार। एंड बक्सार के फोर्ट में अल्टीमेटली जो वॉरफेयर हुआ उसमें भी हेक्टर मुनरो रियलाइज कि इनके पास बेसिकली 3 विंग है आर्मी के, उसमें से 2 विंग जो है ये टोटली नाकारा विंग है एम्पेयर शाह आलम एंड मीर कासिम का। द एक्चुअल विंग इज बेसिकली इज दैट ऑफ द नवाब शुजाउद्दौला एंड दैट्स व्हाई हेक्टर मुनरो अल्टीमेटली डिसाइडेड कि भाई डिफेंसिव सेटलमेंट लगाने से बेटर है दरवाजे खोलते फोर्ट के बाहर निकलते और डायरेक्टली इनको जो है दैट इज शुजाउद्दौला को मारने का ट्राई करते हैं। एंड उसने किया भी वही एंड दैट वाज सक्सेसफुल आल्सो, बिकॉज जैसे ही शुजाउद्दौला भाग गया तो उसने वो गलती भी की, दैट इज बर्निंग डाउन द ब्रिजेस। एंड जैसे ही अपने ब्रिजेस बर्न डाउन कर दिए तो नदी के आप इस तरफ नहीं आ पाओगे एंड फिर अल्टीमेटली आपको जो है आपके एरिया में दैट इज इलाहाबाद में वापस जाना ही पड़ा। एंड ऑन दी अदर हैंड मीर कासिम जो है उसका क्या हुआ हम लोगों को नहीं पता, बट इट इज़ अ क्रेडिबल और इट इज़ बेसिकली नोट वर्थी टू क्लेम कि मीर कासिम जो अल्टीमेटली बैटलफील्ड से भाग गया था, बिकॉज लेटर ऑन 1787 में आगरा के सबब में ब्रिटिशर्स को एक डेड बॉडी मिली थी एंड ब्रिटिशर्स ने ये क्लेम भी करके रखा है कि डेड बॉडीज ऑफ द मीर कासिम। एंड मीर कासिम के जो लास्ट के दिन जो है बेसिकली बहुत ही बुरे रहे होंगे, दैट डेड बॉडी वॉज अल्टीमेटली फाउंड इन झोपड़पट्टी मतलब जो झुग्गी बस्तियाँ होती है उसमें मिली हुई डेड बॉडी थी वो। तो इन दैट कैपेसिटी मीर कासिम तो भाग निकला, बट एम्पेयर शाह आलम जो है ही फेल इनटू द हैंड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड सिंस एम्पेयर हिमसेल्फ वाज कैप्चर्ड, तो यू कैन क्लियरली सी कि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू व्हाट देन ऑब्वियसली बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट कि अगर हम लोग आर्म स्ट्रेंथ देखें तो आर्म स्ट्रेंथ भी काफ़ी छोटी थी, बट यहाँ पे आर्म स्ट्रेंथ आपको दिखाई देगा काफ़ी बड़ी थी। 40 to 60,000 फोर्सेज जो है वो ये तीनों की तरफ से दैट इज कॉन्फेडरेसी की तरफ से खेल रहे थे। ऑन दी अदर एंड ब्रिटिशर्स ने भी 7 से 8 हज़ार की आर्मी जो है वो ला के रखी थी। एंड बैटल फील्ड में अल्टीमेटली जो डेथ टोल जो है वो भी अप्रोक्सीमेटली 2000 से लेके 3000 के बीच का रहा है। तो ये सारा डाटा मेक्स बैटल ऑफ प्लासी अ प्रॉपर बैटल रादर देन स्कर्मिश, बिकॉज बैटल ऑफ प्लासी में हम लोगों को प्रॉपर बैटल भी दिखाई देता है, प्रॉपर आर्म स्ट्रेंथ एंड कैजुअलिटीज भी दिखाई देती है, और इसका जो रिजल्ट जो था वो भी सिग्निफिकेंट था, बिकॉज मुगल एम्पेयर एज वेल एज नवाब ऑफ अवध बोथ फेल बिफोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इट वॉज वेरी क्लोजली फॉट बैटल एंड ये क्लोजली फॉट बैटल जो है उसमें कंपनी की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, वेस्टर्न आर्मी टेक्नोलॉजी जो थी वही सुपीरियर प्रूव आउट हो गई। एंड आर्टिलरी डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी अब इसके सामने इंडियंस नहीं टिकेंगे, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। ये सबसे पहले इंडिया में प्रूव करने का काम कहीं पे हुआ था तो बैटल ऑफ सेंट थोमे में हुआ था ड्यूरिंग एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, जहाँ पे महाबत खान की आर्मी ये जो फ्रेंच आर्मी जो उसके सामने टिक नहीं पाई डिस्पाइट हैविंग स्ट्रेंथ ऑफ 10,000, एंड जबकि फ्रेंच की जो स्ट्रेंथ थी वो हार्डली 1000 की ही थी। एंड वही वाले रिजल्ट आपको बार बार अगेन एंड अगेन दिखाई देंगे, जिसमें बैटल ऑफ बक्सर इज वन ऑफ द लैंडमार्क बैटल, इज समथिंग दैट वी कैन से। एंड आफ्टर द बैटल अल्टीमेटली एज आई टोल्ड यू कि 2 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो बेसिकली साइन हुई, एंड ये 2 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के साथ साथ मीर जाफर जो है, ये मीर जाफर जो उसकी पोजीशन वापस से सिक्योर हुई। मीर जाफर को वापस से नवाब 1763 में ही कंपनी ने बना दिया था, बट 1763 में कंपनी ने जैसे ही इसको नवाब बना दिया तो नवाब बनाने के बाद मीर जाफर का जो पोजीशन जो है ये वाला पोजीशन अब वापस से कंपनी ने सिक्योर किया। बस अब कंपनी ने उसके ऊपर एक और प्रोविजन डाल दिया कि आप आपकी आर्मी जो है
ये बेसिकली नहीं रखोगे, सारा का सारा प्रोटेक्शन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपके लिए करेगा। ये सारे प्रोविजन इंपॉर्टेंट है बिकॉज लेटर ऑन यही प्रोविजन यू विल सी कि इस्तेमाल किए गए थे इन द सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये जो बैटल ऑफ बक्सार है उसके बाद में जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, उसके ऊपर भी हम लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो चाहिए ही है। सबसे पहले ये बैटल जो है ये जैसे ही खत्म हुआ, बाय दैट टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन में जो बैठा हुआ ये है दैट इज रॉबर्ट क्लाइव जो है उसको इंडिया में वापस भेज दिया था। रॉबर्ट क्लाइव को 1759 में ही कंपनी ने वापस बुला दिया था, एंड रॉबर्ट क्लाइव वाज इंटरेस्टेड इन द ब्रिटिश पॉलिटिक्स, तो दैट्स व्हाई ही वेंट बैक। बट 1764 में जैसे ही बैटल ऑफ बक्सार चालू हुआ, कंपनी रियलाइज कि भाई गड़बड़ हो सकती है, एंड अगर गड़बड़ हुई देन हु इज द बेटर पर्सन टू हैंडल द सिचुएशन देन रॉबर्ट क्लाइव, एंड दैट्स व्हाई रॉबर्ट क्लाइव को वापस कंपनी ने भेजा था। एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद रॉबर्ट क्लाइव हैड रीच बैक, एंड रॉबर्ट क्लाइव ने अल्टीमेटली 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज जो है वो साइन करके रखी थी। ये 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटी में सबसे पहला जो था इट वाज विद द शुजाउद्दौला, और शुजाउद्दौला के साथ जो ट्रीटी साइन हुई थी उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या थे कि सबसे पहले शुजाउद्दौला को 50 लाख की वॉर इंडेमनिटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ेगी, बिकॉज कंपनी का खर्चा हुआ है 50 लाख का, कंपनी ने मांग लिया, वो देना पड़ेगा, एंड दैट 50 लाख रुपीज जो है 5 मिलियन रुपीज अल्टीमेटली वॉज हैंडेड ओवर टू द कंपनी। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है शुजाउद्दौला की जो टेरिटरी है वो टेरिटरी का जो कैपिटल है इलाहाबाद, उसमें ब्रिटिश कंटिजेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का कंटिजेंट रहेगा। ये सेम प्रोविजन कंपनी ने पहले जो है बंगाल के लिए भी करके रखा था, एंड कंपनी रियलाइज्ड इट्स इंपॉर्टेंस बिकॉज कंपनी का आर्म फोर्सेस जैसे ही कैपिटल में आया तो उसका मतलब क्या हुआ, ये आर्म फोर्सेस का एक लीडर भी है, वो राइवल क्लेमेंट के साथ भी कॉन्टैक्ट रखेगा, एंड नवाब के कोर्ट में जो भी चीज़ें हो रही है कंपनी को फटाक से पता भी चलती थी, तो नवाब वॉज इन नो पोजिशन टू रिवॉल्ट अगेंस्ट कंपनी देयर आफ्टर। एंड इसी के वजह से ये सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोविजन था कि एक सर्टन कंटिजेंट जो है वो बेसिकली कैपिटल सिटी में रखा जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है इज बेसिकली ट्रीटी ऑफ कारा एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है, सॉरी ये टेरिटरी ऑफ कारा जो है वो इलाहाबाद के बाजू वाली ही टेरिटरी है, वो नवाब से कंपनी के पास आ जाएगी। एंड अल्टीमेटली इसके अलावा फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी हुई इन द सेंस दैट कि नवाब्स एनिमी आर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज एनिमी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज एनिमी आर ऑफ नवाब्स एनिमी। तो ये जो म्यूचुअल फ्रेंडशिप वाला जो प्रोविजन है वो भी इस ट्रीटी में हम लोग को दिखाई दिया है। तो कंपनी ने नवाब से जो कारा की टेरिटरी जो लेके रखी थी वो क्यों लेके रखी थी, बिकॉज ऑफ द एम्परर शाह आलम। शाह आलम के बारे में हमने पहले ही देखा था कि 1760 के अराउंड व्हेन ही हैड बिकम किंग, तो एट दैट टाइम ही वाज अ फ्यूजिटिव किंग, फ्यूजिटिव एम्परर, बिकॉज उसके कोर्ट में, दिल्ली वाले कोर्ट में उसका कोई भी प्रेजेंट जो है नहीं था, एंड ही वाज वैंडरिंग अराउंड हियर एंड देयर। उसको चाहिए थी आर्मी, उसको चाहिए था पैसा, एंड उसको चाहिए थी टेरिटरी, एंड यही तीनों चीज़ें अल्टीमेटली कंपनी ने एम्परर शाह आलम को दे दी वाया सेपरेट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो कंपनी ने शाह आलम को सबसे पहले जो है प्रॉमिस दे दिया कि भाई हम जो है आपको क्या करेंगे, एक ट्रीटी देंगे, टेरिटरी देंगे, और ये टेरिटरी कौन सी है, देन कारा की। देयर आफ्टर कंपनी ने ये भी प्रॉमिस किया था कि अगर एम्परर कंपनी का प्रोटेक्शन लेता है तो ही कैन यूज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी, और एम्परर को यही तो चाहिए था, उसके पास आर्मी ही नहीं थी, आर्मी नहीं थी, इसीलिए शुजाउद्दौला की बात मानकर उसको बैटल ऑफ बक्सार में उतरना भी पड़ा था। एंड देयर आफ्टर तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कंपनी प्रॉमिस टू गिव एनुअल सम ऑफ 26 लाख रुपीज टू द एम्परर, अगर एम्परर दीवानी ऑफ बिहार, बंगाल एंड ओडिशा कंपनी को दे दे। एंड एम्परर ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज एम्परर के पास पैसा भी नहीं था, तो एम्परर को 26 लाख रुपीज, टेरिटरी ऑफ कारा एंड देयर आफ्टर आर्मी, जो तीनों चीजें चाहिए थे वो मिली, एंड दैट्स व्हाई अल्टीमेटली एम्परर ने दीवानी ऑफ बिहार, बंगाल, ओडिशा जो है वो कंपनी को हैंड ओवर करना जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, उसको जो है परमिशन दे दी। अल्टीमेटली ये चीज़ जो है गड़बड़ वाली चीज़ थी, ये क्यों थी लेटर ऑन हम जब एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स देखेंगे तो उसमें पता आपको चल जाएगा। बट ऑब्वियसली पूरा का पूरा जो बैटल हुआ इसका इंपॉर्टेंस भी उतना ही सिग्निफिकेंट है कि सबसे पहले प्लासी का जो वर्डिक्ट था, ये वर्डिक्ट अब क्या हुआ, ये सिग्निफाई हो गया, ये वर्डिक्ट जो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। इससे हम लोग को ये चीज़ पता चली कि इवन दो बैटल ऑफ प्लासी वॉज अ स्कर्मिश, अगर वहां पे भी अगर प्रॉपर बैटल होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने 3000 के फोर्सेस के साथ नवाब की 50,000 की आर्मी को आराम से हरा ही देती। वही चीज़ अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में भी की कि 7,000 की आर्मी के साथ 40,000 की आर्मी को उन्होंने हरा दिया था। तो दिस पर्टिकुलर बैटल दैट इज बैटल ऑफ बक्सार, इसका वजह से कंपनी के ऊपर जो स्टिग्मा था कि दे वन दैट बैटल ऑफ प्लासी ट्रेचरसली, ये धुल गया। कंपनी हमेशा यही क्लेम करती थी कि अगर हम लोग को बैटल ऑफ प्लासी में अगर प्रॉपर वॉरफेयर खेलना पड़ता तो हम खेलते और जीतते भी,
एंड दैट वाज क्वाइट ट्रू आल्सो, बिकॉज बक्सार में हम लोगों को वही दिखाई देता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो है शोकेस ऑफ द मिलिट्री स्ट्रेंथ, कि कंपनी ने अब ये भी पूरे के पूरे इंडिया को क्लियर आउट कर दिया था कि नाउ वी आर द रियल मास्टर्स ऑफ इंडिया। शोकेस ऑफ द मिलिट्री स्ट्रेंथ इन द सेंस दैट कि अल्टीमेटली हमारे पास भले ही आर्मी छोटी है, बट दैट छोटी आर्मी इज क्वाइट सफिशिएंट टू डिफीट एनी ऑफ द किंग अक्रॉस इंडिया। बैटल ऑफ बक्सार के टाइम पे इंडिया में सबसे सुप्रीम किंग अगर कोई रहेगा तो वो था नवाब शुजाउद्दौला। नवाब शुजाउद्दौला ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था, दैट ही साइडेड विद अहमद शाह अब्दाली इन 1761 बैटल ऑफ पानीपत, एंड मराठाज उसमें हार गए थे। तो अब मराठाज हारने के बाद इंडिया में अगर कोई सिग्निफिकेंट किंग बचा था वो शुजाउद्दौला था, एंड अगर शुजाउद्दौला भी कंपनी को नहीं यहाँ पर हरा पा रहा है तो इट वॉज वॉट शोकेस ऑफ द मिलिट्री स्ट्रेंथ, इट वॉज वार्निंग टू ईच एंड एवरी इंडियन किंग कि भाई हम लोग आ चुके हैं और हमारे सिवा जो अभी आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा जो है रिड्यूस सिग्निफिकेंस ऑफ द मुगल। मुगल्स की कंडीशन अब तो एकदम ही पीटिएबल हो गई थी। हमने लेटर मुगल्स भी कवर किए थे, एंड लेटर मुगल्स में भी हम लोगों ने देखा था कि धीरे धीरे करके लेटर मुगल्स ने जो गलतियां की अल्टीमेटली इट कॉस्टेड नॉट ओनली मुगल एम्पायर बट ऑल्सो इंडिया। एंड इसमें शाह आलम की भी यही गलती रही है कि शाह आलम वॉज मैन ऑफ द शॉर्ट साइटेडनेस, उसके पास कोई विजन नहीं था, एंड अंडर शॉर्ट साइटेडनेस अल्टीमेटली शाह आलम एक्सेप्टेड सच प्रोविजन विच प्रूव्ड आउट टू बी डिजास्टर्स फॉर आवर कंट्री, कि अल्टीमेटली उसने कारा के चक्कर में, आर्मी के चक्कर में एंड 26 लाख रुपीस के चक्कर में अपनी सुजेराइनिटी, अपना इंडिपेंडेंस ही ब्रिटिशर्स को दे दिया। बिकॉज ब्रिटिशर्स ने उसका प्रोटेक्शन अपने हाथ में लिया है तो ऑब्वियसली ही हैड टू लिसन टू द ब्रिटिशर्स, बिकॉज ये प्रोटेक्शन के लिए पैसा जो है वो उसके पास नहीं था। इट वॉज ब्रिटिशर्स वॉट रहमदिली या फिर ब्रिटिशर्स जेनेरोसिटी, जिसकी वजह से शाह आलम को ये सारी चीज़ें मिली हुई थी। तो मुगल्स का सिग्निफिकेंस भी अब इंडिया में जो है क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हुआ, एंड अल्टीमेटली अवध जो है दैट एक्टेड एज अ बफर स्टेट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर हम लोग इनिशियल पॉलिसी देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन पैन इंडियन एम्पायर। इसके ऊपर एक स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड इंडिया इन द फीट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस, एंड यही एब्सेंट माइंडेडनेस इन द सेंस दैट कि ब्रिटिशर्स वर कंटेंटेड विद बंगाल, बट अल्टीमेटली बंगाल वाले एरिया में जो लेटर ऑन प्रॉब्लम हुए वही प्रॉब्लम हम लोग बात भी करेंगे कि भाई ब्रिटिशर्स धीरे धीरे करके पूरे इंडिया के कॉन्क्वेस्ट की तरफ निकल पड़े। बट इन एनी केस सिंस ब्रिटिशर्स वेर हैप्पी फॉर बंगाल, देन बंगाल को अगर प्रोटेक्ट करना तो आपको एक बफर स्टेट चाहिए। ये बफर स्टेट बन गया अवध। बफर स्टेट का मतलब क्या होता है कि अगर बंगाल के ऊपर अटैक करना तो आपको पहले अवध को हराना पड़ेगा, बिकॉज अवध को क्रॉस करके ही तो आप बंगाल में जाओगे। अगर बंगाल में जाना है तो उत्तर प्रदेश बिहार वाला एरिया आपको क्रॉस करके ही बंगाल में जाना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन। उत्तर प्रदेश बिहार जो है उस टाइम पे अवध वाली टेरिटरी थी, एंड अवध वाली टेरिटरी से अल्टीमेटली अगर आपको जाना है बंगाल में तो लेट्स हैव अ डिफेंसिव सेटलमेंट इन अवध। तो अवध में शुजाउद्दौला की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीछे बैठा हुआ बंगाली उसको डिफेंड करो, एंड दैट्स अवध बिकम बफर स्टेट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वॉरफेयर। एंड रोड टू दिल्ली जो है क्वाइट सिंपल है कि अब आपका मुगल एम्पायर आपके पास है, देर आफ्टर आपका अवध वाला एरिया आपके पास है, शुजाउद्दौला ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करके रखी है, एंड देर आफ्टर आपका बंगाल भी आपके पास है। तो मतलब दिल्ली से लेके बंगाल तक का जितना भी एरिया दैट इज फर्टाइल गंगा यमुना डोब, ये फर्टाइल गंगा यमुना डोब की हमने बहुत बार पहले भी एंशंट और मिडियल में बात की है। यही फर्टाइल गंगा यमुना डोब अब ब्रिटिशर्स के हाथ में पड़ गया, एंड सिंस दिस फर्टाइल गंगा यमुना डोब अब ये ब्रिटिशर्स के हाथ में पड़ गया तो यहाँ के बाद अल्टीमेटली वी विल सी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इट बिकम अ फॉर्मिडेबल पावर इन आवर कंट्री। तो जो सिग्निफिकेंस है बैटल ऑफ बक्सार का ये काफ़ी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट। ये बैटल ऑफ बक्सार वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल माना जाता है, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत में मराठास हारे थे, एंड दैट्स व्हाई मराठास वर नॉट टू रूल इंडिया, ये क्लियरिफाई हो गया था। बट बैटल ऑफ बक्सार के बाद ये क्लियरिफाई हो गया था कि हु इज गोइंग टू रूल इंडिया एंड व्हाई दे आर गोइंग टू रूल इंडिया, बिकॉज इनके पास गंगेटिक डोब था जो फर्टाइल प्लेन है इंडिया का, मैक्सिमम रेवेन्यू इंडिया का यही से आता है। इनके पास बंगाल, अवध एंड मुगल तीनों एंटिटीज इनके अंडर आ चुकी थी, एंड यही तीनों एंटिटी इंडिया की ट्रेडिशनली रिचेस्ट एंटिटी है, वो भी मानी जाती है। ये तीनों के तीनों एंटिटी के साथ इन्होंने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जैसे प्रोविजन साइन करके रखे थे, एंड दैट्स व्हाई दिस पीपल स्टार्टेड टू बिकम लॉयल टू द ब्रिटिशर्स ऑल्सो, जिसकी लेटर ऑन हम लोग को बात भी करनी है। अगेन जाने से पहले यू कैन हैव द एक्सेस टू दिस पीपीटी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आवर्स, एंड अगर आपको कोई डाउट रहेगा रिलेटेड टू दिस सेक्शन देन ऑब्वियसली यू कैन हैव डायरेक्ट कन्वर्सेशन विथ मी on the Instagram channel of ours. So today we are going to stop over here. Rest of the things will be taken care of tomorrow. तो कल जो है हम लोग बेसिकली नई एंटिटी की तरफ बढ़ेंगे
यानी ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक यू सो मच गाइज, विल बी स्टॉपिंग ओवर हियर टुडे. थैंक यू सो मच.